अम्मी, मेरा वो नीला वाला सूट कहाँ है? मैंने कल अलमारी में ही रखा था, अब मिल नहीं रहा। हुरैन ने कमरे का सारा सामान बिखेरती हुई ऊंची आवाज में पुकारा। जुबैदा बेगम किचन से हाथ पोंछती हुई आई और दरवाजे पे खड़ी होकर माथा पीट लिया। हुरैन, ये क्या हशर कर दिया कमरे का? तौबा है, लड़की हो या तूफान। अभी 2 दिन पहले ही तो अलमारी सेट की थी मैंने। अम्मी, आपको पता है ना मुझे वो सूट कितना पसंद है। बस वो ढूंढ दें, फिर मैं सब समेट लूंगी। हुरैन ने मासूमियत से गर्दन टेढ़ी करके कहा। तुम्हें तो हर वो चीज पसंद होती है जो बदर को पसंद हो। वो सूट भी इसलिए ढूंढ रही हो ना कि उसने एक बार कह दिया था कि तुम पे नीला रंग अच्छा लगता है। जुबैदा बेगम ने अलमारी की तरफ बढ़ते हुए चुटकी ली। हुरैन का चेहरा फौरन तमतमा उठा। उसने नजर झुका ली और पैर जमीन पर मारने लगी। अम्मी, आप भी ना बस हर बात को वहां ले जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो सूट आरामदेह बहुत है। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। अम्मी ने हंसते हुए निचले खाने से सूट निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। ये लो, और अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। तुम्हारी ताई अकेली लगी हुई है। आज घर में काफी मेहमान आने वाले हैं। हुरैन ने सूट सीने से लगाया और आईने की तरफ भागी। मेहमान? कौन से मेहमान अम्मी? वही तुम्हारे ताया के पुराने कारोबारी दोस्त हैं। पूरे खानदान के साथ आ रहे हैं। काफी रौनक होगी आज। और सुनो, जरा सलीके से रहना, बदर भी ऑफिस से जल्दी आ जाएगा। अम्मी ये कहकर बाहर निकल गई। हुरैन ने आईना देखा और खुद से बातें करने लगी। बदर भाई जल्दी आ जाएंगे, इसका मतलब है मुझे बहुत ही अच्छा लगना है आज। उसने जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू किया। वो बार बार बालों को संवारती, कभी काजल लगाती तो कभी मिटाती। उसे हमेशा डर रहता था कि कहीं वो बदर के सामने किसी बच्ची जैसी ना लगे। अभी वो तैयार हो ही रही थी कि माइदा बगैर दस्तक दिए कमरे में दाखिल हुई। ओहो, क्या बात है हुरैन बीबी, आज तो बड़ी तैयारी हो रही है। कहीं आज ही तो इरादा नहीं है सहारी मोहब्बत का? हुरैन ने माइदा को घूरा। माइदा, तुम कभी ठीक से अंदर नहीं आ सकती, और ये क्या फजूल बातें शुरू कर दी? तुम्हें पता है ना वो कितने गुस्से वाले हैं। गुस्से वाले नहीं, संजीदा कहो उसे। माइदा बेड पर धप से बैठ गई। लेकिन सच बताओ, ये संजीदगी सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैंने देखा है, जब तुम सामने आती हो तो उनके माथे पर खुद ब खुद बल आ जाते हैं, जैसे तुमसे जान छुड़ाना चाह रहे हो। हुरैन के हाथ वहीं रुक गए। उसके दिल पर जैसे किसी ने चोट मारी हो। तुम्हें ऐसे लगता है? उसने दबी आवाज में पूछा। लगता क्या है, साफ नजर आता है। अब देखो ना, तुम पूरे घर की लाडली हो। सब तुम्हें सर आंखों पर बिठाते हैं, मगर वो तो ऐसे बात करते हैं जैसे तुम अभी भी स्कूल जाने वाली छोटी बच्ची हो। हुरैन, पानी ला दो। हुरैन, मेरी फाइल कहाँ है? कभी उन्होंने ये पूछा कि तुम कैसी हो? माइदा ने आग लगाते हुए कहा। हुरैन की आंखों में नमी आ गई। शायद मैं उनके काबिल ही नहीं हूँ। वो इतनी पढ़े लिखे हैं, पूरा बिजनेस संभालते हैं, और तुम इतनी प्यारी हो, क्यों अपने आप को कम समझती हो? माइदा ने उसे हौसला दिया। बस तरीका गलत है तुम्हारा। तुम उनके पीछे भागती हो, इसलिए वो तुम्हें अहमियत नहीं देते। जरा दूरी बनाकर देखो, फिर देखना कैसे पीछे आते हैं। मुझसे नहीं होती दूरी। मैं तो पूरा दिन बस इसी इंतजार में रहती हूँ कि कब उनकी गाड़ी की आवाज आएगी। हुरैन ने सादगी से एतराफ किया। उसी दौरान नीचे से किसी के पुकारने की आवाज आई। हुरैन, माइदा, कहाँ हो तुम दोनों? जरा नीचे आकर नमक पारे तो देखो, ताई अम्मा बुला रही हैं। हुरैन ने जल्दी से आंखें साफ की। चलो नीचे चलते हैं, वरना ताई अम्मा खुद ऊपर आ जाएंगी। नीचे हॉल में काफी गहमा गहमी थी। बड़े चचा, ताया अब्बू और हुरैन की अब्बू सोफे पर बैठे किसी संजीदा मौजू पर बात कर रहे थे। हुरैन दबे पांव किचन की तरफ जाने लगी कि ताया अब्बू की आवाज ने उसे रोक लिया। आओ आओ हुरैन बेटा, जरा यहाँ तो आओ। ताया अब्बू ने शफकत से बुलाया। हुरैन झिझकती हुई उनके पास जाके खड़ी होगी। जी ताया अब्बू। बेटा, अभी तुम्हारे अब्बू से तुम्हारे ही बारे में बातें हो रही थी। देखो, माशाल्लाह हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। ताया अब्बू ने मुस्कुराते हुए हुरैन के अब्बू की तरफ देखा। हुरैन का दिल एकदम से डूबने लगा। उसे ये बड़ी हो गई वाली बात कभी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनके पीछे हमेशा शादी का जिक्र छुपा होता था। जी भाईजान, वक्त का पता ही नहीं चला। बस अब तो यही फिक्र है कि कोई अच्छा सा घर बार मिल जाए तो इसे रुखसत करें। हुरैन के अब्बा ने आह भर के कहा। हुरैन का रंग पीला पड़ गया। उसने माइदा की तरफ देखा, जो दूर खड़ी बड़े गौर से ये सब सुन रही थी। हुरैन ने वहां से निकलने में ही आफियत समझी।
मैं ज़रा ताई अम्मा की मदद कर दूँ। वो तेज़ी से किचन की तरफ भाग गई। किचन में पहुंचकर उसका सांस फूल रहा था। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अभी तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं, वो दिल में दोहरा रही थी। शाम के 5 बज रहे थे जब बदर की गाड़ी पोश में आकर रुकी। हुरैन जो खिड़की के पास ही खड़ी थी, उसने देखा कि बदर गाड़ी से निकला। उसने काली कमीज पहन रखी थी जिसकी आस्तीनी कोहनियों तक चढ़ी हुई थी। वो थका हुआ लग रहा था, मगर फिर भी उसकी शख्सियत में एक रौब था। बदर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उसकी नज़र सबसे पहले हुरैन पे पड़ी, जो उसे ही देख रही थी। वो रुका नहीं, बस सर के इशारे से सलाम किया और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हुरैन वहीं साकित खड़ी रह गई। माइदा की बातें उसे सच्ची लगने लगी थी। वो वाकई मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। कुछ देर बाद बदर नीचे आया। अब वो ताज़ा दम लग रहा था। वो सीधे अपने वालिद के पास जाकर बैठ गया। जी अब्बाजान, आपने कहा था कि आज कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। हाँ बदर, हामिद साहब आ रहे हैं अपने बेटे के साथ। तुम्हें तो याद होगा, वो जो लंदन में सेटल है, ताया अबू ने बताया। बदर ने इस बात में सर हिलाया। जी याद है, लेकिन अचानक प्रोग्राम कैसे बन गया? बस वो हुरैन के लिए बात करना चाह रहे थे। मैंने सोचा पहले उन्हें बुलाकर देख लें, फिर आगे बात बढ़ाएंगे, ताया अबू ने दबी आवाज में कहा। मगर हुरैन जो करीब ही मेज पर प्लेटें रख रही थी, उसने सब सुन लिया। उसके हाथ कांपने लगी। उसने कन अखियों से बदर की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि बदर शाह कुछ कहेगा, शायद उसके चेहरे पर कोई नागवारी आएगी, मगर बदर का चेहरा बिल्कुल स्पार्ट था। अच्छी बात है अब्बाजान, हामिद साहब बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, उनका बेटा भी लायक ही सुना है, बदर ने सुकून से कहा, जैसे उसे जरा भी फर्क न पड़ता हो कि हुरैन की शादी कहीं और हो रही है। हुरैन का दिल पाश पाश हो गया। वो प्लेटें वहीं छोड़कर बाहर लॉन की तरफ भागी। उसे लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। माइदा उसके पीछे आई। देख लिया तुमने? माइदा ने उसके कंधे पे हाथ रखा। वो तो खुश है कि तुम इस घर से जा रही हो, उन्हें तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है। हुरैन फूट फूट कर रो पड़ी। वो इतने संगदिल कैसे हो सकते हैं माइदा? कि उन्हें नहीं पता कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। उन्हें पता हो या ना हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपने असूलों और खानदानों की इज्जत के बारे में सोचते हैं। तुम्हारे जज्बात की उनकी नज़र में कोई कीमत नहीं है, माइदा ने जहरीले लहजे में कहा। हुरैन ने माइदा का हाथ झटक दिया। तुम गलत कह रही हो, वो ऐसे नहीं है। शायद शायद उन्हें लगता है कि मैं किसी और के साथ ज्यादा खुश रहूंगी। खुश? हुरैन, होश के नाखून लो, वो तुम्हें धक्का दे रहा है उस आग में। अगर तुमने अभी कुछ न किया तो कल वो लड़का आएगा और तुम्हारी बात पक्की हो जाएगी, फिर रोती रहना पूरी जिंदगी, माइदा ने उसे झिंझोड़ के कहा। हुरैन लॉन के कोने में लगे झूले पर बैठ गई। अंधेरा फैल रहा था और घर के अंदर से कहकों की आवाजें आ रही थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो इस घर में सबसे ज्यादा तन्हा है। उसने फैसला किया कि वो बदर से बात करेगी। वो पूछेगी कि वाकई वो उसे इतनी आसानी से किसी और के हवाले कर देंगी। वो उठी और अंदर की तरफ बढ़ी। बदर उस वक्त बरामदे में खड़ा फोन पे बात कर रहा था। हुरैन उसके करीब जाकर रुक गई। उसका दिल सीने से बाहर आने को था। बदर ने फोन रखा और मुड़कर हुरैन को देखा। तुम अभी तक बाहर हो? जाओ अंदर जाकर अम्मी की मदद करो, मेहमान किसी भी वक्त आते होंगे। बदर भाई, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हुरैन की आवाज कपकपाई। बदर ने घड़ी देखी और बेजारी से कहा, हुरैन, अभी वक्त नहीं है, देख रही हो ना कितना काम है, जो भी बात है बाद में करना। नहीं, अभी। क्या आपको पता है कि ताया अबू मेरा रिश्ता क्या कर रहे हैं? हुरैन ने हिम्मत जमा करके पूछा। बदर ने गहरा सांस लिया और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, हाँ पता है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखेंगे। अब जाओ और तैयार हो जाओ, तुम्हारा इस तरह यहाँ खड़ा रहना अच्छा नहीं लग रहा। बदर ये कहकर मुड़ गया और अंदर चला गया, हुरैन को वहीं अकेला छोड़कर। उसे यकीन हो गया था कि बदर के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। हुरैन वहीं बरामदे के सतून से लगी खड़ी रह गई जहां बदर उसे छोड़ के गया था। उसके अल्फाज हुरैन के कानों में शीशे की तरह उतर रही थी। तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखेंगी। इन चंद अल्फाज ने हुरैन के बरसों के ख्वाबों की करचियां करचियां कर दी थी। उसे लगा जैसे उसके वजूद की सारी अहमियत ही खत्म हो गई हो। वो जैसे अपनी कायनात समझती थी, उसके लिए वो महज एक जिम्मेदारी थी जिसे अच्छे तरीके से निभाना ही बदर का मकसद था। वह लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे लगा जैसे हर कदम मनो वजनी हो गया हो। कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाज़ा बंद किया और बेड पर गिरकर रोने लगी। ये वो रोना नहीं था जो बचपन में चोट लगने पर आता था। ये वो खामोश आंसू थे
جو روح کی زخمی ہونے پر نکلتے ہیں۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ حورین، دروازہ کھولو، میں مائدہ ہوں۔ حورین نے کوئی جواب نہ دیا مگر مائدہ نے دروازہ باہر سے دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ حورین کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ کیا ہوا ہے۔ وہ خاموشی سے آئی اور حورین کے پاس بیٹھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا نا؟ مائدہ نے دبی آواز میں پوچھا۔ حورین نے تکیے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سوج چکی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں اور میرا خیال رکھیں گے۔ مائدہ، وہ مجھے خود اس گھر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ انہیں ذرا بھی فرق نہیں پڑ رہا کہ میں کہاں جاؤں گی، کس کے ساتھ رہوں گی۔ مائدہ نے گہرا سانس لیا۔ میں نے تم سے کہا تھا حورین، مرد اتنی آسانی سے نہیں سمجھتی، خاص طور پر بدر بھائی جیسے مرد جن کے لیے خاندان کی عزت اور فیصلے سب سے مقدم ہوتے ہیں۔ وہ اپنی خواہشات کو تو دبا سکتی ہیں، تمہاری جذبات کو سمجھنا ان کے لیے شاید وقت کا ضیاع ہے۔ میں اب کیا کروں؟ وہ لوگ آنے والے ہیں، امی نے مجھے تیار ہونے کو کہہ دیا ہے۔ حورین نے بے بسی سے پوچھا۔ مائدہ کی آنکھوں میں ایک شرارت امیز سوچ چمکی۔ دیکھو، اگر تم ابھی ہار مان گئی تو کل تمہارا نکاح نامہ کسی اور کے نام کے ساتھ سامنے ہوگا۔ کیا تم واقعی کسی اور کی ہو پاؤ گی؟ سوچو، کوئی اور تمہارا ہاتھ تھامے، کوئی اور تمہارے قریب آئے، کیا تم برداشت کر لو گی؟ حورین نے فوراً اپنے کانوں میں ہاتھ رکھ لیے۔ نہیں، کبھی نہیں، میں صرف بدر بھائی کی ہوں۔ تو پھر کچھ ایسا کرو کہ یہ رشتہ ہو ہی نہ سکے۔ ابھی جب وہ لوگ آئیں گے تو تم نے کچھ ایسے کرنا ہے کہ وہ خود انکار کر کے چلے جائیں۔ مائدہ نے مشورہ دیا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ بہت کچھ۔ جب تمہیں ان کے سامنے بلایا جائے تو تم کچھ ایسی باتیں کرنا یا کوئی ایسا رویہ دکھانا کہ انہیں لگے کہ تم یہ شادی کرنا نہیں چاہتی۔ لیکن نہیں، اس سے تو تمہارے ابو کی عزت پہ بات آئے گی۔ مائدہ نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا تاکہ حورین خود آگے بڑھے۔ عزت میری زندگی سے بڑھ کر ہے کیا؟ حورین نے جنون کے عالم میں کہا۔ سنو، ابھی نیچے بہت ہی کام ہے، تم ایسے کرو، تھوڑی دیر آرام کرو اور اپنی آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ میں نیچے جا کر دیکھتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ مائدہ یہ کہہ کر چلی گئی مگر حورین کے دماغ میں ایک طوفان چھوڑ گئی۔ نیچے کچن میں زبیدہ بیگم اور تائی اماں مصروف تھی۔ حورین جب نیچے پہنچی تو اس نے دیکھا کہ بدر کچن کے دروازے پہ کھڑا تائی اماں سے کچھ کہہ رہا تھا۔ امی، حامد صاحب کے لیے وہ خاص پشاوری قہوہ بھی بنائیے گا، انہیں بہت پسند ہے، بدر نے بڑے آرام سے کہا۔ حورین نے اسے دیکھا اور اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ انہیں دوسروں کی باتوں کا اتنا خیال ہے اور ایک میں ہوں جس کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے اور انہیں قہوے کی فکر ہے۔ تائی اماں نے حورین کو دیکھا تو مسکرائی۔ آؤ حورین، ذرا یہ ٹرے تو لگاؤ، اور بدر تم ذرا دیکھو ڈرائنگ روم میں اے سی چل رہا ہے یا نہیں، مہمان کسی بھی وقت پہنچتے ہوں گے۔ بدر مڑا تو اس کا سامنا حورین سے ہوا۔ حورین نے جان بوجھ کر اپنی نظر جھکا لی مگر وہ محسوس کر سکتی تھی کہ بدر اسے دیکھ رہا ہے۔ حورین، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہیں؟ بدر نے اچانک پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک لمحے کے لیے وہی پرانی فکر جھلکی۔ حورین کا دل چاہا کہ وہیں اس کے گلے لگ کر کہہ دے کہ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے بچا لیں، مگر اس نے ضبط کیا اور خشک لہجے میں بولی، بس ذرا نیند پوری نہیں ہوئی اور کوئی بات نہیں۔ بدر نے اسے چند سیکنڈ خاموشی سے دیکھا جیسے وہ اس کے اندر چھپے طوفان کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر پھر سر ہلا کے باہر چلا گیا۔ حورین نے ایک لمبا سانس لیا۔ کاش آپ میرے دل کا حال جان لیتے بدر بھائی۔ شام کے 6 بجے مہمان آ گئے۔ پورے گھر میں ایک عجیب سی چہل پہل تھی۔ حورین اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس نے وہ گلابی جوڑا پہن تو لیا تھا مگر اسے لگ رہا تھا کہ اس کا کفن ہے۔ حورین، نیچے آؤ بیٹا، سب تمہیں بلا رہے ہیں، اس کی ماں نے دروازہ کھول کے کہا۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ڈھونڈ لیا ہو۔ حورین بوجھل قدموں سے نیچے آئی۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور وہاں سے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی سب کی نظر اس پر جم گئی۔ حامد صاحب اور ان کی بیگم نے بڑے تپاک سے اسے دیکھا۔ ان کا بیٹا جو سوٹ بوٹ میں ملبوس تھا حورین کو دیکھ کر مسکرایا مگر حورین کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی۔ بدر وہاں صوفے پر ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے وہی فائل کھلی تھی مگر اس کی نظریں حورین پر تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ حورین کتنی سہمی ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ، حورین تو بہت ہی پیاری ہے، حامد صاحب کی بیگم نے حورین کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ بالکل ویسے ہی جیسے حامد نے بتائی تھی۔ حورین نے بامشکل سر ہلایا اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ گفتگو شروع ہوئی مگر حورین کا ذہن کہیں اور ہی تھا۔ اسے مائدہ کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ تو حورین بیٹا،
آپ نے آگے کیا سوچا ہے؟ پڑھائی کے بارے میں یا شادی کے بعد کے پلانس؟ حامد کے بیٹے نے بڑے اعتماد سے پوچھا۔ اس کا نام شاہد شاویز تھا۔ حورین نے ایک نظر بدر پہ ڈالی۔ بدر خاموشی سے چائے کا کپ تھامے زمین کو دیکھ رہا تھا۔ حورین کو ایک دم غصہ آیا۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ بولے کہ میں آپ کی ہوں۔ اس نے شاہویز کی طرف دیکھا اور سپاٹ لہجے میں بولی، میں نے ابھی کچھ نہیں سوچا، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ڈرائنگ روم میں جیسے سانپ سونگ گیا، کہہ کے اچانک تھم گئی اور سب کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی۔ حورین کے ابو کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، جبکہ تایا ابو نے حیرت سے بدر کی طرف دیکھا۔ بدر نے چائے کا کپ میز پہ رکھا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ انگلیاں سفید پڑ گئی۔ اس نے حورین کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ حورین کی روح کانپ گئی۔ حورین، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حورین کے ابو نے گرج کر کہا۔ مہمانوں کے سامنے ایسے بات کرتی ہے؟ میں صرف سچ کہہ رہی ہوں ابو، حورین نے ہمت جمع کر کے کہا، حالانکہ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ حامد صاحب نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کوئی بات نہیں، بچی ہے، شاید گھبرا گئی ہے۔ ہم ذرا باہر لان میں بیٹھتے ہیں، آپ لوگ بات کر لیں۔ وہ لوگ اٹھ کر باہر چلے گئے، مگر فضا میں تناؤ باقی تھا۔ جیسے ہی وہ باہر گئے، حورین کے ابو اس کی طرف لپکے، مگر بدر درمیان میں آ گیا۔ چاچا جان رکیں، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ بدر کی آواز میں وہ سرد مہری تھی جو حورین نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تم کیا بات کرو گے بدر؟ دیکھو اس نے ہماری ناک کٹوا دی ہے مہمانوں کے سامنے۔ کیا کہیں گے وہ لوگ کہ ہماری بیٹی کیسے تربیت یافتہ ہے؟ ابو غصے سے چیخ رہے تھے۔ آپ ذرا آرام کریں، میں اسے سمجھاتا ہوں۔ بدر نے حورین کا بازو سختی سے پکڑا کہ اس کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکل گئی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اوپر کی منزل کی پر لے گیا۔ بدر نے اسے اپنے کمرے میں دھکا دیا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ حورین بیڈ کے کونے سے لگ کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ بدر کا غصہ اس وقت عروج پر تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ بدر اس کے قریب آیا۔ اس کا قد حورین کے سامنے ایک پہاڑ جیسا لگ رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ پورے خاندان کی عزت داؤ پہ لگا دی تم نے، اس ایک جملے سے۔ تو میں کیا کرتی؟ حورین نے روتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ آپ کو تو خوشی ہو رہی ہے نا کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں گی؟ بدر نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کے اسے جھنجھوڑا۔ تمہیں یہ کس نے کہا کہ میں خوش ہوں؟ لیکن یہ طریقہ بات کرنے کا ہے؟ وہ میرے ابا کے معزز دوست ہے، تم نے ان کی توہین کی ہے۔ میں نے صرف اپنے دل کی بات کی ہے۔ حورین نے اس کے سینے پہ ہاتھ مار کے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر بدر ٹس سے مس نہ ہوا۔ دل کی بات؟ حورین، تم ابھی بچی ہو، تمہیں زندگی کی تلخیوں کا پتہ نہیں ہے۔ یہ جذبات، یہ ضد، یہ سب دھواں ہے۔ بدر نے تلخی سے کہا، میں بچی نہیں ہوں، میں سب سمجھتی ہوں۔ حورین اس کے بالکل قریب آئی۔ اس کی سانسیں بدر کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں بدر بھائی۔ بدر کے ہاتھ حورین کے کندھوں سے پھسل گئی۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات آئے جیسے اس نے کسی بہت بڑے گناہ کا نام سن لیا ہو۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، صرف حورین کی سسکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ بدر کی آواز اب دھیمی مگر خطرناک تھی۔ ہاں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، بچپن سے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے۔ میں نے کبھی کسی اور کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ حورین نے اعتراف کر لیا تھا۔ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اعتراف اسے کسی کھائی میں گرانے والا ہے۔ بدر چند قدم پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے پر نفرت اور صدمے کا ملا جلا تاثر تھا۔ تمہاری زبان سے یہ الفاظ سن کے مجھے شرم آ رہی ہے حورین۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھا، تمہیں تحفظ دیا، اور تم نے میری اس پاکیزہ رشتے کو یہ نام دے دیا۔ محبت کوئی گناہ نہیں ہے، حورین نے تڑپ کے کہا۔ میرے لیے گناہ سے کم نہیں ہے۔ بدر نے مڑ کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ آج کے بعد اپنی زبان سے یہ غلیظ لفظ مت نکالنا، اور شاہویز سے تمہاری شادی ہوگی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ میں مر جاؤں گی مگر شادی نہیں کروں گی، حورین نے پیچھے سے چیخ کر کہا۔ بدر رکا نہیں۔ اس نے دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ دیواریں ہل گئی۔ حورین فرش پر بیٹھ کے رونے لگی۔ اس نے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا تھا، مگر بدر کا دل نہیں پسیجا۔ اگلے 2 دن گھر میں عجیب سی خاموشی رہی۔ حورین نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ نہ وہ کچھ کھاتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی۔ مائدہ بار بار آتی اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی۔ دیکھو حورین، اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ بدر بھائی نے صاف کہہ دیا ہے کہ شادی وہیں ہوگی۔ اب ہمیں وہ آخری راستہ اپنانا ہوگا جس کا میں نے ذکر کیا تھا، مائدہ نے ایک دن اسے بہت ہی سنجیدگی سے کہا۔ حورین نے خالی نظر سے اسے دیکھا۔ کون سا راستہ؟ وہی الزام والا۔ دیکھو، بدر بھائی کی عزت سب سے بڑی ہے۔
اگر سب کو لگے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ مجبوری میں تم دونوں کا نکاح کر دیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ مائدہ نے اس کے کان میں زہر گھولا۔ حورین نے جھرجھری لی۔ نہیں مائدہ، میں ایسے نہیں کر سکتی، وہ مجھ سے پہلے ہی نفرت کر رہے ہیں، اس کے بعد تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ نہیں ماریں گے، وہ تمہیں اپنا لیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا، اور ایک بار نکاح ہو گیا تو تم اپنی محبت سے ان کا دل جیت لینا۔ مائدہ نے اسے سبز باغ دکھائے۔ حورین کا ذہن اب مکمل طور پر مائدہ کے قبضے میں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید یہی ایک طریقہ ہے بدر کو پانے کا۔ اس کی محبت اب ایک جنون بن چکی تھی، جہاں اسے صحیح اور غلط کی تمیز نہیں رہی تھی۔ اس رات حورین نے فیصلہ کیا، وہ جانتی تھی کہ آج رات بدر دیر سے گھر آئے گا کیونکہ آفس میں کچھ کام تھا۔ اس نے مائدہ کو میسج کیا کہ آج رات سب کچھ ختم ہو جائے گا یا شروع ہوگا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ پورا گھر گہری نیند میں سو رہا تھا۔ حورین اپنے کمرے سے نکلی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں بدر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ بدر کا کمرہ بالائی منزل کے آخر میں تھا۔ حورین نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی جل رہی تھی اور بدر بیڈ پہ سو رہا تھا۔ وہ نیند میں بھی کتنا پرسکون لگ رہا تھا۔ حورین کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ وہ واپس چلی جائے، مگر پھر اسے شاہویز کا چہرہ یاد آ گیا اور اس کے قدم جم گئی۔ وہ بدر کے بیڈ کے قریب گئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بدر کے بال سہلائے۔ بدر نے نیند میں کروٹ لی اور اس کی آنکھیں کھل گئی۔ اپنے سامنے حورین کو دیکھ کر وہ بڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ حورین، تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ حورین نے کچھ نہیں کہا، بس رونا شروع کر دیا۔ بدر بھائی، مجھے بچا لے، میں وہ شادی نہیں کر سکتی۔ حورین، یہ کیا طریقہ ہے؟ جاؤ اپنے کمرے میں، ہم صبح بات کریں گے۔ بدر نے اسے بازو سے پکڑ کے اٹھانا چاہا، مگر حورین نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ نہیں، آپ کو ابھی میری بات سننی ہوگی۔ اسی دوران باہر راہداری میں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ حورین نے موقع غنیمت جانا اور زور سے چیخ ماری جیسے وہ کسی مصیبت میں ہو۔ بدر بھائی، یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ حورین نے اپنے بال بکھیر لیے اور قمیض کا ایک کونا کھینچ کر پھاڑ دیا۔ بدر ششدر رہ گیا۔ حورین، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ہوش میں آؤ۔ مگر دیر ہو چکی تھی۔ تایا ابو، حورین کے ابو اور تائی اماں بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ جو منظر ان کے سامنے تھا وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ حورین فرش پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بال بکھرے تھے، جبکہ بدر بیڈ پہ بیٹھا حیرت اور صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تایا ابو کی آواز لرز رہی تھی۔ حورین نے روتے ہوئے اپنے ابو کے پیر پکڑ لیے۔ ابو، مجھے بچا لے، میں پانی پینے آئی تھی اور انہوں نے مجھے زبردستی یہاں کھینچ لیا۔ بدر کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ ابا جان، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں تو سو رہا تھا، یہ خود یہاں آئی ہے۔ خاموش ہو جاؤ بدبخت۔ تایا ابو نے زوردار تھپڑ بدر کے چہرے پہ مارا۔ ہماری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، اپنی حالت دیکھو اور اس کی حالت دیکھو۔ ہمیں یہ امید نہیں تھی تم سے بدر، تم نے ہمارے خاندان کی پگڑی اچھال دی۔ بدر نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں حقارت تھی۔ اسے لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ اس نے حورین کی طرف دیکھا جو ابھی بھی رو رہی تھی، مگر اس کی آنسوں کے پیچھے ایک عجیب سی کامیابی کی جھلک تھی۔ اب اس کا داغ صرف نکاح سے ہی دھل سکتا تھا۔ حورین کے ابو نے سرد لہجے میں کہا، آج ہی ابھی ان دونوں کا نکاح ہوگا، میں اپنی بیٹی کی بدنامی نہیں سہ سکتا۔ بدر نے ایک کہکا لگایا، ایک ایسا کہکا جس میں صرف درد تھا۔ نکاح؟ ٹھیک ہے چچا جان، اگر آپ سب کو لگتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے تو مجھے منظور ہے، لیکن یاد رکھنا حورین۔ وہ حورین کے قریب جھکا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، تم نے ایک محافظ کو ایک درندہ بنا دیا ہے، اب تم اس درندے کے ساتھ ہی رہو گی۔ حورین نے ایک جھرجھری لی۔ اس نے بدر کو پا تو لیا تھا، لیکن اس قیمت پر جو شاید وہ کبھی ادا نہ کر پاتی۔ اسی رات فجر کے اذان سے پہلے گھر کے ہال میں چند افراد کی موجودگی میں حورین اور بدر کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی مٹھائی نہیں بانٹی گئی، صرف خاموشی اور نفرت کی ایک دیوار تھی جو ان دونوں کے درمیان کھڑی ہو چکی تھی۔ نکاح کے بعد بدر حورین کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ حورین بیڈ کے کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اسے اب ڈر لگ رہا تھا۔ بدر نے اپنی قمیض کے بٹن کھولے اور حورین کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پیار یا فکر نہیں تھی، بلکہ ایک سرد انتقام تھا۔ تو تمہیں بہت شوق تھا نا مجھ سے شادی کرنے کا؟ بدر نے اس کا چہرہ اپنی گرفت میں لیا۔ اس کی انگلیاں حورین کے جبڑے میں گڑ رہی تھی۔ تم نے سوچا کہ تم جھوٹ بول کر مجھے حاصل کر لو گی اور ہم ہنسی خوشی رہیں گے۔ بدر بھائی، میں
हुरैन की जबान गंग थी। भाई मत कहना मुझे, अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ, है ना? और एक शौहर के कुछ हकूक होते हैं। बदर ने उसे झटके से बेड पे गिराया। बदर प्लीज मेरी बात सुने। हुरैन ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर बदर ने उसकी दोनों कलाइयाँ एक हाथ से दबा दी। बात करने का वक्त गुजर गया, अब अमल का वक्त है। तुमने दुनिया को दिखाया ना कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, तो चलो अब इस झूठ को हकीकत बनाते हैं, ताकि तुम्हें पता चले कि ज्यादती होती क्या है। बदर के लहजे में ऐसी वहशत थी कि हुरैन का कलेजा मुंह को आ गया। उस रात हुरैन को अंदाजा हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो मोहब्बत जिसे वो पाना चाहती थी, अब एक अजाब बनकर उसके सामने खड़ी थी। बदर ने उसके साथ जरा बराबर भी नरमी नहीं बरती। उसके लिए अब वो लाडली कजन नहीं थी, बल्कि वो औरत थी जिसने उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाई थी। जब सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई, हुरैन फर्श पे पड़ी रो रही थी। उसका पूरा वजूद दर्द से चूर था। बदर तैयार होकर बाहर जाने के लिए खड़ा था। उसने एक नज़र हुरैन पे डाली और सर्द लहजे में कहा, ये तो सिर्फ आगाज है, अभी तुम्हें अपनी इस तोहमत की बहुत बड़ी कीमत चुकानी है। सूरज की पहली किरण खिड़की के पर्दों को चीरती हुई कमरे में दाखिल हुई तो हुरैन की आंखें तड़प कर खुल गईं। उसका पूरा वजूद सिसक रहा था। जिस्म के जोड़ जोड़ में दर्द की लहरें उठ रही थी। वो फर्श पर कुशन के सहारे नीम दराज थी, जहां वो रात के किसी पहर रोते रोते सो गई थी। कमरे की फिजा अब भी बदर की तल्ख यादों और उसकी संगदिलाना खामोशी से बोझल थी। उसने सामने देखा बेड खाली था और चादर की सिलवटें चीख चीख कर रात की बर्बियत की गवाही दे रही थी। बदर कमरे में नहीं था। शायद वो हमेशा की तरह जल्दी उठकर बाहर निकल गया था, या फिर वो इस कमरे में मजीद एक लम्हा भी हुरैन के साथ गुजारना नहीं चाहता था। हुरैन ने दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश की तो उसके मुंह से एक कराह निकल गई। उसे याद आया कि कैसे चंद घंटे पहले वो अपनी मोहब्बत को पाने के ख्वाब देख रही थी, और अब उसे अपनी ही जीत से खौफ आ रहा था। उसने आईने में अपनी शक्ल देखी, आंखें सूजी हुई, गालों पर खुश्क आंसू के निशान और होंठ जख्मी। ये वो हुरैन नहीं थी जिसे सब घर की लाडली कहते थे। ये एक हारी हुई औरत थी जिसने अपने ही बने बनाए जाल में खुद को कैद कर लिया था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हुरैन बुरी तरह हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और बिखरे हुए बाल समेटे। हुरैन, बेटी उठ गई हो? ये उसकी माँ जुबैदा बेगम की आवाज़ थी। आवाज़ में वो पहली जैसी शफकत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सर्द महरी और दुख था। हुरैन ने बामुश्किल अपनी आवाज़ को मुस्तहकम किया। जी अम्मी, मैं उठ गई हूँ। नीचे आ जाओ, नाश्ता लग गया है। तुम्हारे ताया अबू और अब्बू तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जुबैदा बेगम ने बाहर से ही कहा और उनके कदमों की चाप दूर होती गई। हुरैन का दिल चाहा कि वो यहीं ज़मीन में धंस जाए। वो उन सबका सामना कैसे करेगी? वो सब तो उसे गुनहगार समझ रहे थे, और बदर तो अब उसे देखना भी नहीं चाहता था। उसने हिम्मत जमा की, गुसल खाना जाकर मुंह धोया और कपड़े तब्दील किए। जब वो नीचे पहुंची तो डाइनिंग टेबल पर मोर जैसा सन्नाटा था। ताई अबू अखबार पढ़ रही थी, मगर उनका चेहरा बता रहा था कि उनका ध्यान कहीं और है। अबू खामोशी से चाय का कप थामे हुए थे, और बदर वो सबसे दूर वाले कोने पर बैठा लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। उसने हुरैन के आने पर सर तक नहीं उठाया। हुरैन दबे पांव आकर अपनी जगह बैठ गई। ताई अम्मा ने खामोशी से उसके सामने प्लेट रखी, मगर उसकी तरफ देखा तक नहीं। हुरैन को लगा जैसे वो इस घर में अजनबी हो गई हो। बदर, तुमने आज ऑफिस जाना है? ताई अबू ने अखबार रखते हुए पूछा। उनकी आवाज़ में वो पहले वाला रौब गायब था, बस एक थकन सी थी। जी अब्बाजान, कुछ ज़रूरी मीटिंग्स हैं, बदर ने सर्द लहजे में जवाब दिया। उसकी आवाज़ सुनकर हुरैन के हाथ पांव कांपने लगे और उसके हाथ से चम्मच प्लेट में गिर गया। सबकी नज़र एक लम्हे के लिए हुरैन पे पड़ी, फिर दोबारा अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। बदर ने अब भी उसे नहीं देखा था। वो उठा, अपना बैग उठाया और बगैर किसी से कुछ कहे बाहर निकल गया। हुरैन उसे जाते हुए देखती रही। उसे उम्मीद थी कि शायद वो मुड़ कर एक बार उसे देखेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। नाश्ते के बाद जब सब अपने कामों में मसरूफ़ हो गए तो माइदा किचन के रास्ते हुरैन के पास आई। उसके चेहरे पर एक तजस्सुस भरी मुस्कुराहट थी। तो कैसी रही पहली रात? माइदा ने सरगोशी में पूछा। हुरैन ने उसे ऐसी नज़रों से देखा जैसे वो उसे अभी ख़त्म कर देगी। माइदा, तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमने मेरे साथ क्या किया है? बदर, वो बदल गए हैं। वो अब वो इंसान नहीं रहे जिनसे मैं मोहब्बत करती थी। माइदा ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। अरे, शुरू शुरू में ऐसे ही होता है। उन्होंने थोड़ा गुस्सा तो दिखाना ही था ना। आखिर तुमने उनकी शराफत पर दाग जो लगाया है। लेकिन तुम देखना, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अब तुम उनकी मनकुहा हो।
वो चाह कर भी तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकती। वो मुझसे नफरत करती है मायदा, उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ हकारत है। हुरैन ने रोते हुए कहा। नफरत और मोहब्बत में बहुत ही थोड़ा फर्क होता है हुरैन, तुम बस अपना दिल छोटा ना करो। आज वो ऑफिस से आएंगे तो तुम उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाना, थोड़ा बन संवर के रहना, देखना कैसे पिघलते हैं। मायदा ने उसे दोबारा पट्टी पढ़ाना शुरू की। हुरैन को अब मायदा की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था। वो सच बताकर अपने घर वालों को जीते जी नहीं मार सकती थी। उसने फैसला किया कि वो बदर को मनाने की कोशिश करेगी। दोपहर भर वो किचन में लगी रही। उसने बदर का पसंदीदा मटन पुलाव और शाही टुकड़े बनाए। ताई अम्मा ने उसे काम करते देखा तो कुछ कहा नहीं, बस एक ठंडी आह भरकर वहां से चली गई। घर का हर फर्द उसे एक बोझ समझ रहा था और ये एहसास हुरैन को अंदर ही अंदर खा रहा था। शाम के वक्त वो तैयार होकर बदर का इंतजार करने लगी। उसने वो सफेद लिबास पहना जो बदर ने उसे पिछले साल सालगिरह पर दिया था। वो बार बार आईने में अपना अक्स देखती और सोचती कि क्या बदर उसे माफ कर पाएगा। रात के 8 बजे बदर की गाड़ी पोश में रुकी। हुरैन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों के पास खड़ी हो गई। बदर अंदर दाखिल हुआ। वो बहुत ही थका हुआ लग रहा था। उसने जैसे ही हुरैन को देखा उसके माथे पर बल पड़ गई। बदर भाई, आप आ गए, मैंने आपके लिए खाना बनाया है, हुरैन ने धीमी आवाज में कहा। बदर ने उसे सर से पैर तक देखा। उसकी नज़रों में एक सर्दी थी कि हुरैन को अपने वजूद पर झुरझुरी महसूस हुई। मुझे भूख नहीं है, उसने मुख्तसर जवाब दिया और ऊपर की तरफ बढ़ गया। लेकिन मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है, प्लीज़ थोड़ा सा खा ले। हुरैन उसके पीछे भागी। बदर अपने कमरे के दरवाजे पे रुका और मुड़ के उसे देखा। हुरैन, तुम्हें क्या लगता है ये सफ़ेद कपड़े पहनकर और खाना बनाकर तुम वो सब मिटा दोगी जो तुमने किया है? तुमने मेरी इज्जत, मेरा वकार, मेरे माँ बाप का बोझ, मुझ पे भरोसा सब कुछ जला के राख कर दिया और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर खुशी खुशी खाना खाऊं। मैंने वो सब सिर्फ आपको पाने के लिए किया था बदर भाई, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती थी। हुरैन ने सिसकती हुई उसका हाथ थामना चाहा। बदर ने अपना हाथ झटक दिया। तुमने मुझे पाया नहीं है हुरैन, तुमने मुझे खो दिया है। वो बदर जो तुम्हारा ख्याल रखता था, जो तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करता था, वो कल रात मर गया। अब तुम्हारे सामने सिर्फ वो इंसान है जिसने तुम्हें दरिंदा साबित किया है और अब मैं वही बन के दिखाऊंगा। बदर ने कमरे का दरवाज़ा खोला और हुरैन को बाजू से पकड़ के अंदर खींच लिया। उसने दरवाजे को कुंडी लगाई और हुरैन को दीवार से लगा दिया। खाना खाना है ना तुम्हें मेरे साथ? चलो पहले वो हक अदा करो जो तुमने ज़बरदस्ती मुझ पे थपा है। उसके लहजे में वहशत थी। बदर भाई, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। हुरैन सिर्फ खौफ से कांपने लगी। भाई, फिर वही लफ्ज़। मैंने कहा था ना कि अब तुम्हारा भाई नहीं हूँ, शौहर हूँ, और एक ऐसा शौहर जिसके दिल में तुम्हारे लिए रत्ती बराबर भी मोहब्बत नहीं बची। बदर ने उसके चेहरे पर झुक कर कहा। उसकी सांसें हुरैन के चेहरे को झुलसा रही थी। उस रात भी वही हुआ जो पिछली रात हुआ था। बदर की खामोशी और उसकी सख्ती हुरैन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो एक मशीर की तरह अपना हक वसूल करता और फिर हुरैन को वहीं टूटा हुआ छोड़कर सो जाता। हुरैन को अब एहसास हो रहा था कि मोहब्बत हासिल करना और मोहब्बत जीतना दो अलग बातें हैं। उसने बदर को हासिल तो कर लिया था, मगर उसकी रूह उससे कोसों दूर जा चुकी थी। अगले चंद दिन हुरैन के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम न थे। बदर का रवैया घर वालों के सामने नॉर्मल होता, मगर जैसे ही वो कमरे में तन्हा होती, वो एक अजनबी बन जाता। वो उससे बात तक नहीं करता था। हुरैन उसके कपड़े निकाल कर रखती, उसके जूते पॉलिश करती, उसका पसंदीदा नाश्ता बनाती, मगर बदर की तरफ से सिर्फ खामोशी ही मिलती। घर के बाकी अफराद भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी, मगर हुरैन के लिए सब कुछ बदल गया था। ताई अम्मा अब भी उसे शक की नज़र से देखती थी। एक दिन हुरैन किचन में बर्तन धो रही थी कि ताई अम्मा वहां आ गई। हुरैन, मैं आज भी ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि मेरी बेटी ने ऐसे कुछ किया था, ताई अम्मा ने अचानक कहा। हुरैन के हाथ रुक गए। उसने मुड़कर ताई अम्मा को देखा। ताई अम्मा, मुझे सफाया मत दो। मैं उसे 25 साल से जानती हूँ। वो तो किसी पराई औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता था। वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगा? ताई अम्मा की आंखों में सवाल था। लेकिन तुम रो रही थी, तुम्हारे कपड़े फटे हुए थे, सबने अपनी आंखों से देखा। हुरैन, अगर तुमने झूठ बोला है ना, तो याद रखना अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। हुरैन की जुबान जैसे तालू से चिपक गई। वो चाह कर भी कुछ न कर सकी। ताई अम्मा वहां से चली गई, मगर उनके अल्फाज
हुरैन के कानों में हथौड़ों की तरह बज रही थी। उसे लगा जैसे सारा सच उसके गले में फंस गया हो। उस रात जब बदर कमरे में आया, हुरैन ने हिम्मत जमा की और उसके पैरों में बैठ गई। बदर, मुझे माफ कर दे। वो धाड़े मार के रोने लगी। मैं सबको सच बताऊंगी। मैं कह दूंगी कि मैंने झूठ बोला था। आप प्लीज मुझसे ऐसी नफरत ना करें। बदर ने किताब से नजरें हटाई और उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। सच बताओगी? क्या बताओगी? कि तुमने अपनी ही इज्जत का सौदा किया? कि तुमने अपने बाप के सर से पगड़ी उछाली? हुरैन, अब सच बोलने का वक्त निकल चुका है। अब अगर तुम सच बोलोगी भी तो कोई यकीन नहीं करेगा। सब समझेंगे कि मैं तुम्हें डरा धमका कर ये सब कहलवा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ? मैं आपकी ये नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुरैन ने सिसकते हुए कहा। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा हुरैन, ये तुम्हारा अपना इंतखाब है। बदर ने तलखी से कहा और बत्ती बुझाकर सो गया। वक्त गुजरता गया मगर उनके दरमियान की खलिश कम होने की बजाय बढ़ती गई। हुरैन अब घर में एक साये की तरह रहती थी। माइदा भी अब उससे दूर होने लगी थी। शायद उसे डर था कि कहीं हुरैन सब कुछ उगल न दे। एक शाम हुरैन की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे चक्कर आ रही थी और जी मतला रहा था। जुबैदा बेगम ने उसे देखा तो शक की निगाह से देखा। हुरैन, तुम्हारी तबीयत कब से ऐसी है? अम्मी ने पूछा। बस अम्मी, 2-3 दिन से थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। हुरैन ने दीवार का सहारा लेते हुए जवाब दिया। जुबैदा बेगम ने ताई अम्मा की तरफ देखा। दोनों की आंखों में खामोश पैगाम था। अगले दिन वो हुरैन को डॉक्टर के पास ले गई। हुरैन को लग रहा था कि शायद उसे कोई बीमारी हो गई है, मगर जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। मुबारक हो, आप नानी और दादी बनने वाली हैं। डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। हुरैन को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वो माँ बनने वाली थी, उस इंसान के बच्चे की माँ जो उससे नफरत करता था। इस रिश्ते की निशानी जो झूठ पर मबनी था। वापसी के पूरे रास्ते हुरैन खामोश रही। ताई अम्मा और अम्मी बहुत ही खुश थीं, जैसे उसे ये खबर ने माजी के तमाम दाग धो दिए हों। घर पहुंचते ही सबको बताया गया। अब्बू और ताया अब्बू के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। माशाअल्लाह, ये तो बड़ी बहुत ही खुशखबरी है। ताया अब्बू ने हुरैन के सर पे हाथ रखा। हुरैन की नज़र सिर्फ दरवाजे पर टिकी थी। वो बदर का इंतजार कर रही थी। उसे नहीं मालूम था कि बदर इस खबर पर क्या रद्द-ए-अमल देगा। क्या वो खुश होगा या वो उस बच्चे को भी अपनी नफरत का हिस्सा बना लेगा। रात को जब बदर आया तो पूरा घर खुशी से चहक रहा था। ताई अम्मा ने उसे गले लगाया और मुबारकबाद दी। बदर का चेहरा एक लम्हे के लिए साकित हुआ। उसने हुरैन की तरफ देखा जो एक कोने में खड़ी उसे देख रही थी। बदर ने खामोशी से सबकी मुबारकबाद वसूल की और ऊपर कमरे में चला गया। हुरैन उसके पीछे गई। कमरे में दाखिल होते ही बदर ने दरवाज़ा बंद किया। उसने हुरैन की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो पुरानी वहशत नहीं थी, बल्कि गहरी सोच थी। तुम खुश हो? बदर ने पूछा। हुरैन ने नफी में सर हिला दिया। मैं नहीं जानती, मैं डर रही हूँ। डर किस बात का? इस बात का कि ये बच्चा जब बड़ा होगा और इसे पता चलेगा कि उसकी माँ बाप का रिश्ता एक झूठ पर शुरू हुआ था, तो वो क्या सोचेगा? हुरैन ने रोते हुए कहा। बदर खामोश रहा। उसने खिड़की के पास जाकर बाहर के अंधेरे को देखना शुरू किया। हुरैन, मैंने कभी नहीं चाहा था कि हमारी जिंदगी ऐसी हो। मैं तुम्हें हमेशा एक मासूम बच्ची समझता रहा और तुमने वो मासूमियत खुद अपने हाथों से कत्ल कर दी। मुझे पता है बदर, मैं अपनी गलती तस्लीम करती हूँ। मैंने सबके सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं की, मगर अब मैं करूँगी। मैं अब मजीद इस बोझ के साथ नहीं जी सकती। हुरैन ने आज़म से कहा। बदर मुड़ा और उसे देखा। सच बोलोगी? क्या तुम वाकई इतनी हिम्मत रखती हो? हाँ, मैं कल सुबह सबको बता दूंगी, चाहे कोई मुझे घर से निकाल दे, चाहे कोई मुझे जान से ही क्यों ना मार दे, मगर मैं आपको इस इल्ज़ाम से आज़ाद कर दूंगी। हुरैन की आवाज़ में इस बार सच्चाई थी। बदर ने उसे पहली बार गौर से देखा। उसे हुरैन की आंखों में वो पुरानी शरारत नहीं, बल्कि एक पुख्ता औरत का पछतावा नजर आया। उसका दिल एक लम्हे के लिए पसीजा, मगर उसने खुद पर काबू पाया। अगले सुबह नाश्ते की मेज पर जब पूरा खानदान जमा था, हुरैन खड़ी हो गई। उसका चेहरा सफ़ेद था और हाथ कांप रहे थे, मगर उसकी नज़रें जमी हुई थी। ताया अब्बू, अब्बू, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। हुरैन की आवाज़ कमरे में गूंजी। सबने हैरत से उसे देखा। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? ताया अब्बू ने पूछा। नहीं ताया अब्बू, कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने आप सबसे बहुत बड़ा झूठ बोला। उस रात बदर ने कुछ नहीं किया था। मैं खुद उसके कमरे में गई थी। मैंने खुद अपने कपड़े फाड़े थे और खुद ही चीखें मारी थी। बदर बिल्कुल बेगुनाह है। हुरैन ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। पूरे हॉल में एक ऐसी खामोशी छा गई कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे सकती थी।
ताई अब्बू के हाथ से निवाला गिर गया। हुरैन के अब्बू का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। जुबैदा बेगम ने अपना मुंह हाथ से ढांप लिया। ये तुम क्या कह रही हो हुरैन? अब्बू की आवाज़ में गरज थी। वो उठे और हुरैन के पास आके उसका बाजू इतनी सख्ती से पकड़ा कि वो तड़प उठी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम जानती हो इसका क्या मतलब है? जी अब्बू, मैं जानती हूँ। मैंने आपकी इज्जत का सौदा किया। मैंने बदर की जिंदगी बर्बाद की। मैं गुनाहगार हूँ। आप मुझे जो चाहे सजा दे, हुरैन ने रोते हुए कहा। अब्बू ने जोरदार थप्पड़ हुरैन के मुंह पे दे मारा। हुरैन जमीन पर गिर पड़ी। जुबैदा बेगम आगे बढ़ी और उन्होंने हुरैन को मारना शुरू कर दिया। बदबख्त, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हम किस मुंह से लोगों को शक्ल दिखाएंगे? हुरैन खामोशी से सब कुछ सह रही थी। उसे लग रहा था कि ये मार उसके गुनाहों का कफारा है। ताया अबू भी गुस्से में उठे। हुरैन, तुमने सिर्फ बदर को नहीं, हम सबको धोखा दिया है। जब अबू ने दोबारा हुरैन पे हाथ उठाना चाहा तो अचानक एक मजबूत हाथ ने उनका हाथ हवा में ही रोक लिया। सबने मुड़ के देखा, वो बदर था। बस करे चचा जान, बहुत हो गया। बदर की आवाज में एक ऐसी कुव्वत थी कि सब साकित रह गए। बदर, तुम इसे बचा रहे हो? इस लड़की ने तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दी, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। और तुम? अब्बू हैरत से बोले। बदर ने हुरैन को जमीन से उठाया और उसे अपने पीछे कर लिया। हाँ, इसने गलत फैसला किया है। इसने जो किया उसकी सजा उसे मिल चुकी है और वो इसे भुगत भी रही है। लेकिन अब ये सिर्फ मेरी बीवी है। इस पे हाथ उठाने का हक अब किसी को नहीं है, आपको भी नहीं चचा जान। बदर, ये क्या कह रही हो तुम? ताई अबू ने पूछा। अब्बा जान, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। हुरैन ने अपनी गलती मान ली है और इसके लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए होती है। अब वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं उसे इस हाल में तन्हा नहीं छोड़ सकता, बदर ने मजबूत लहजे में कहा। हुरैन ने हैरत से बदर को देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस बदर से वो नफरत की तवक्का कर रही थी, वही उसे बचाने के लिए डाल बन के खड़ा हो गया था। आज के बाद इस घर में कोई भी हुरैन को ताना नहीं देगा और ना ही इस पे हाथ उठाएगा। जो हिसाब होना था वो मेरी और इसके दरमियान है। वो मेरी और इसके दरमियान हो चुका है, बदर ने दो टोक अंदाज में कहा और हुरैन का हाथ पकड़ के उसे ऊपर कमरे में ले गया। कमरे में दाखिल होकर बदर ने हुरैन को बेड पे बिठाया। हुरैन अब भी हिचकियों से रो रही थी। आपने मुझे क्यों बचाया बदर भाई? मैं तो इसी काबिल थी कि मुझे मार दिया जाता। बदर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने हुरैन के आंसू पोंछे और पहली बार उसकी आंखों में वही पुरानी शफकत आई, मगर उसमें अब एक पुख्तगी भी थी। तुमने सच बोल के मेरा दिल जीत लिया हुरैन। मुझे लगा कि तुम कभी अपनी अना से बाहर नहीं आ पाओगी, मगर तुमने अपनी तजलील की परवाह किए बगैर मुझे बेगुनाह साबित किया। एक सच्चा पछतावा 100 नेकियों से बेहतर होता है, बदर ने धीमी आवाज़ में कहा। क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? हुरैन ने लरसती आवाज़ में पूछा। बदर ने एक लंबी आह भरी। माफ़ी इतनी आसान नहीं होती हुरैन, मगर हम कोशिश कर सकते हैं। हमारे दरमियान जो हुआ उसे हम भुला नहीं सकते, मगर हम एक नई शुरुआत तो कर सकते हैं ना? अपने लिए नहीं तो उस आने वाली नन्ही जान के लिए। हुरैन ने बदर का हाथ थाम कर अपने माथे से लगा लिया। मैं वादा करती हूँ, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक आपकी वफादार रहूंगी। बदर ने उसे अपने सीने से लगा लिया। कमरे की फिजा अब बोझल नहीं थी, बल्कि उसमें उम्मीद की एक किरण झलक रही थी। अगले चंद माह हुरैन के लिए सब्र और बदर की बेपनाह मोहब्बत थे। बदर अब ढाल बनकर उसके साथ खड़ा रहता। अगर ताई अम्मा या अम्मी कोई तल्ख बात करती तो बदर प्यार से उन्हें समझाता। आहिस्ता आहिस्ता घर वालों का दिल भी पसीजने लगा। उन्होंने देखा कि हुरैन अब वो जिद्दी लड़की नहीं रही, बल्कि एक संजीदा और फर्माबरदार औरत बन चुकी है। मायदा, जो सारे अरसे में खुद को कसूरवार समझ रही थी, एक दिन हुरैन के पास आई। जब कोई आस पास नहीं था तो उसने हुरैन का हाथ पकड़ के माफ़ी मांगी। हुरैन, मैंने जो किया उसकी माफ़ी शायद मुझे कभी ना मिले, मगर मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। हुरैन ने मुस्कुराकर उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि वो अब जिंदगी में कोई तलखी बाकी नहीं रखना चाहती थी। आखिरकार वो दिन आ गया जब घर में खुशियाँ दस्तक देने वाली थी। अस्पताल के कमरे में जब हुरैन ने अपने बेटे को जन्म दिया तो पूरा ख़ानदान वहाँ मौजूद था। बदर ने जब नन्हे अफान को गोद में लिया और हुरैन की तरफ देखकर मुस्कुराया तो हुरैन को लगा जैसे उसकी बरसों की तपस्या पूरी हो गई हो। ताई अम्मा और जुबैदा बेगम ने रोते रोते हुरैन को गले लगाया और उसकी पेशानी चूमी। तमाम गिले शिकवे इस नन्ही जान की आमद के साथ ही ख़त्म हो गए। बदर ने हुरैन का हाथ थाम कर सरगोशी की। शुक्रिया हुरैन, मुझे मुकम्मल करने के लिए। हुरैन की आंखों में खुशी के आंसू थे।
اسے اپنی محبت، اپنا مقام اور اپنا گھر دوبارہ مل چکا تھا۔ اب ان کے درمیان کوئی جھوٹ نہیں تھا، صرف سچی محبت اور ایک خوبصورت مستقبل تھا۔